यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मुहिम शुरू कर दी है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुहिम कल से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग मुफ्त बिजली हासिल करना चाहते हैं वो एसपी पार्टी के दिए गए फॉर्म में अपने नाम लिखें और ये वही नाम होने चाहिए जो कि मौजूदा बिजली बिल में नजर आते हैं। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और एसपी हिंदू मुखालिफिन के साथ हैं, मौलाना तौकीर कांग्रेस के साथ हैं। संबित पात्रा ने कहा नफरत फैलाने की दौड़ चल रही है। कि कल से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो खबर घृणा को लेकर है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कल आश्चर्य हुआ जब एक औपचारिक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। और अभी भी हमने देखा कुछ मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने प्रियंका वाड्रा जी के साथ मौलाना तौकीर रजा खान के तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहिब की कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई और समर्थन देने की बात उन्होंने कही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है और तौकीर रजा खान के समर्थन के विषय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। पंजाब से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी की जानिब से पंजाब में वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार का नाम दिया गया। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में आज भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी को फोन कॉल्स, मैसेजेस और दीगर जराए से अवामी वोटिंग में 21 लाख से ज्यादा वोट मौसूल हुए। इनमें भगवंत मान के हक में 93.3% वोट पड़े। केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि पार्टी अगर उम्मीदवार का नाम चुनती तो उसे कुनबा परवरी करार दे दिया जाता, इसीलिए अवामी वोटिंग के अमल से ये फैसला लिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका
हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। और भगवंत मान ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। लोगों की तवक्कात हैं, अगर आम आदमी पार्टी इख्तियार में आई तो हम लोगों के हुकूक के लिए काम करेंगे। एक बहुत बड़ा दिन है, जिस तरह सीएम साहब ने कहा। बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा, कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी कि मैं तो सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जावे, मैं पोस्टर चिपका दूंगा, पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई तो मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। जिथे भी पंजाब वास्ते लोड़ हुई, पहले ही असीं तां सौंदे नहीं, असीं तां पहले ही दिन रात इसे काम ते लगे हुए हैं। जे सत्ता दा, जे हरे रंग दा पेन पंजाब नूं सुधारन वाला, लोकां दी जिंदगियां 'च फर्क लियाउण वाला, उन्हां दा जीवन पੱਧਰ उत्ते चक्कण वाला जे पेन साडे हाथ 'च आया तो मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा, अज करोड़ां लोग देख रहे होणगे कि वो पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक 'च चलूगा, गरीबां दे हक 'च चलूगा। वो किसी चेले चपटियां दे या चमचियां दे हक 'च नहीं चलूगा, वो लोकां दे हक 'च चलूगा। बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर तंज किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आपका दावा है कि पंजाब के वज़ीर-ए-आला के ओहदे के उम्मीदवार के लिए 22 लाख फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप और वॉइस मैसेजेस मौसूल हुए। 3 दिनों में 2,59,200 सेकंड होते हैं, यानी हर सेकंड 10 फ़ोन कॉल या मैसेज आए। हर सेकंड 10 कॉल भगवंत मान को सीएम ओहदे का उम्मीदवार बनाने के लिए। गजब कहानी। और इस सब के बीच पंजाब में ईडी ने लुधियाना और मोहाली समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की है। एजेंसी की टीम रेत के गैरकानूनी कानकनी के मामले में ये कार्रवाई कर रही है। एजेंसी ने जिन मकामात पर छापेमारी की उनमें पंजाब के वज़ीर-ए-आला चन्नी के रिश्तेदार का ठिकाना भी शामिल है। ख्याल रहे कि अपोजिशन जमातें चन्नी के रुफ़का और रेत माफिया से नज़दीकी का इल्ज़ाम पहले से भी लगा रही हैं। और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ईडी छापे पर रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पंजाबी डरते नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे। अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। समाज में नफरत फैलाने और जहर उगलने का एक और मामला कर्नाटक के तारीखी शहर श्रीरंगापट्टनम में पेश आया। एक स्वामी ने श्रीरंगापट्टनम की तारीखी जामा मस्जिद के सामने खड़े होकर एक इश्तियाल अंगेज वीडियो बनाया। इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की कोशिश की गई। चिकमगलुरु के कालीमठ के रोशी कुमार स्वामी ने श्रीरंगापट्टनम पहुंचकर मस्जिद के सामने खड़े होकर कन्नड़ा जबान में एक वीडियो बनाया। इस मस्जिद को मंदिर की इमारत करार देते हुए बाबरी मस्जिद की तरह मुनज़्ज़म करने का इश्तियाल अंगेज बयान दे डाला।
सोशल मीडिया पर वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिकमगलुरु के देवनूर में स्वामी को गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि चंद दिन पहले हिंदू संघ परिवार की तंजीमों ने इस मुकाम पर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की थी। अब एक स्वामी ने तारीखी मस्जिद के सिलसिले में इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। वाज़ेह रहे कि श्रीरंगापट्टनम के किले में मौजूद जामे मस्जिद, जिसे मस्जिद आला भी कहते हैं, हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने तामीर करवाई थी। 1784 में ये तामीर की गई और ये मस्जिद फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। महकमा आसार कदीमा की निगरानी में मौजूद इस मस्जिद को देखने के लिए सयाह भी दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे इस वीडियो के मंजरे आम पर आने के बाद फौरी तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की गई, और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से वहां के लोगों ने एक बेहद समझदारी का सबूत दिया और कानून पर अपना यकीन जो है वो उन्होंने बहाल रखा, बेहद अच्छी बात। ऋषिकेश कुमार स्वामी जो कोई फेमस स्वामी नहीं, एक आम स्वामी हैं जिन्होंने जो है एक ऐसा लगता है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये काम किया है या फिर अपने आप को मकबूल बनाने के लिए, फेमस बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया है, ऐसा बज़ाहिर मालूम होता है। आज जो है इस स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिकमंगलुरु के देवनूर में इनके मठ काली मठ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिस अंदाज में इस स्वामी ने वीडियो बनाया है और खुलेआम एक तरह से वर्गलाने या इश्तियाल अंगेज इश्तियाल फैलाने की या लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश की है, इसकी सोशल मीडिया और दीगर हलकों में जो है इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है और फौरन जो है इंतजामिया ने इस पर कदम कार्रवाई की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम में मौजूद ये तारीखी मस्जिद हजरत टीपू सुल्तान ने तामीर की थी, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, मस्जिद आला भी कहा जाता है। तो यहाँ ये एक कर्नाटक का एक मशहूर सयाहती मरकज भी है, जहाँ बड़ी तादाद में लोग जो है सयाह यहाँ पर आते हैं, इस मस्जिद को देखते हैं। जब भी सयाह श्रीरंगपट्टनम आते हैं तो इस मस्जिद का भी नजारा करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद माह से इस मकाम को लेकर एक तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है। पिछली मर्तबा जब ये तनाज़ा पैदा हुआ तो उसे जो है नाकाम बनाया गया। पूरी जो अवाम और वहाँ के तो बहरहाल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पर ये अहम काम जो है वो अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक लड़की की मौत हो जाने के बाद उज्जैन जिला इंतजामिया के जरिए की जाने वाली एकतरफा कार्रवाई पर मध्य प्रदेश में सियासत उरूज पर है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह के अहकाम के बाद जहां चाइनीज मांझा फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई, वहीं उज्जैन में चाइनीज मांझा फरोख्त करने वाले अक्सरियती फिरके के दुकानदारों को छोड़कर सिर्फ एक फिरके के दुकानदारों के दुकान और मकान मुनज़्ज़म किए जाने पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर सख्त एतराज जताया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने उज्जैन इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर एतराज करते हुए जहां वज़ीर दाखिला से खत लिखकर सभी मांझा साज पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया, वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाइनीज मांझे पर मध्य प्रदेश में पाबंदी है, जो भी इसका कारोबार करेगा उस पर उज्जैन जैसी कार्रवाई की जाएगी। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे, सियासत इस मामले पर गरमाई हुई थी, अभी इस मामले पर और क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ और कार्रवाई की गई है? है ना, वजीर दाखिला ने जो अपना पहला बयान दिया था
दूसरा बयान भी उन्होंने वही दिया है और ये साफ तौर पे कहा कि जो मैंने पहले बयान दिया था उसी बयान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कहीं भी अगर चाइनीज जो है डोर को फरोख्त किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो है इसके लिए हिदायत दी गई है। और लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि उज्जैन में जो कार्रवाई की गई है वहां पर अब्दुल जब्बार और जुबैर ने जो माजा खरीदा था वो विक्रांत जैन से खरीदा था और विक्रांत जैन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी बात को लेकर जो वहां पर जो मुतासरीन है उन्होंने भी अपना एतराज जताया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद जो है उन्होंने भी एतराज जताया है कि कार्रवाई जो उनकी बुनियाद पर होनी चाहिए, न कि किसी फिरके की बुनियाद पर की जानी चाहिए। और उन्होंने जहां पर मध्य प्रदेश को वज़ीर दाखिला को खत लिखकर जो है जुर्म की बुनियाद पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और यह भी कहा है कि अगर इस पर वज़ीर दाखिला की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली के मिलेनियम कब्रिस्तान की 10 एकड़ अराजी गायब होने के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू को एक्सक्लूसिव दस्तावेजात मिले हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कब्रिस्तान 14 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ 2001 में डीडीए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच हुए मुआहदे के वो दस्तावेजात भी मिले जिससे ये साफ पता चलता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 10 एकड़ अराजी इस शर्त पर पाक के लिए दी थी कि जब ज़रूरत होगी तो अराजी वापस ले ली जाएगी। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दिल्ली गेट कब्रिस्तान कमेटी के वाइस चेयरमैन से इस सिलसिले में खास बातचीत की। दिल्ली में कब्र के लिए 2 गज ज़मीन मिलना मुश्किल हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे पता चलता है कि मिलेनियम पार्क कब्रिस्तान की 10 एकड़ जगह किस तरीके से डीडी के पास चली गई थी। सबसे पहले मैं आपको वो नक्शा दिखाता हूं जो पूरे इस इलाके का है और उसमें किस तरीके से इस कब्रिस्तान को दिखाया गया है। आप ये देखेंगे कि ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये रेलवे बाउंड्री है और साफ तौर पर यहाँ पढ़ा भी जा सकता है। यहाँ पर ये दूसरी जगह है लेकिन साफ तौर पर अलॉटेड फॉर मुस्लिम ग्रेवयार्ड ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 14 एकड़ की जगह है, तमाम रकबा तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये अब मौके पर अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो सिर्फ 4 एकड़ कब्रिस्तान है। हमारे साथ इंतज़ार नईम साहब मौजूद हैं। इंतज़ार साहब, जब ये जगह 14 एकड़ थी तो अब वहाँ 4 एकड़ कैसे बची, किस तरीके से ये डीड हुई थी कब्रिस्तान कमेटी को? देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है कि 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब्रिस्तान कमेटी को ये 14 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट की थी। और एक बहुत अहम बात यह है कि जो डीड कब्रिस्तान कमेटी का नाम हुई है उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है द लैंड शेल बी यूज सोलली फॉर द पर्पज़ ऑफ सिमेट्री फॉर मोहम्मडन्स, यानी ये ज़मीन और ये कब्रिस्तान सिर्फ तदफीन के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेगी। लेकिन एक सवाल ही आता है कि इस्तेमाल की जा सके, ये लिखा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 2001 में किस तरह से इसमें मुआहदा कर लिया डीडीए के साथ जाकर और उनको 10 एकड़ जगह दे दी। डीडीए की नारवा कोशिशें इस शहर में बहुत मारूफ हैं, बहुत मशहूर हैं। डीडी ने गलत तरीके पर वक्फ बोर्ड से एक एग्रीमेंट किया और वक्फ बोर्ड को भी उस एग्रीमेंट में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो गया, उस एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि जब कब्रिस्तान को ज़रूरत होगी ये अपनी ज़मीन वापस ले सकेंगे। तो अब इस सिलसिले में 2011 से ही कोशिशें की गई और जितनी मुमकिन कोशिशें थी सब की गई। और आखिरकार माइनॉरिटी कमीशन, मरकजी कौमी माइनॉरिटी कमीशन में ये मामला हम ले गए और वहाँ वजाहत हबीबुल्लाह साहब जो चेयरमैन थे उन्होंने ऑर्डर पास किया कि 20 दिन के अंदर डीडीए इसका डिमार्केशन कर दे, हदबंदी कर दे। और डीडीए की ये शरारत के मुख्तलिफ बहानों से वो काम आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। एक बार डिमार्केशन हुआ। लेकिन एक बात तो मुझे याद है क्योंकि मैं खुद कवर करने गया था, एक बार डिमार्केशन के लिए वहाँ पर अफसर गए थे, आप लोग भी गए थे। जी, वो डिमार्केशन के लिए तमाम अफसरान आए थे, मरकजी मिनिस्ट्री के भी, डीडीए के भी, और हम सब लोग मौजूद थे। डिमार्केशन हुआ लेकिन जो 14 एकड़ का रकबा है वो इस डिमार्केशन में पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उनसे कहा गया कि ये इसको मुकम्मल कीजिए आप। उन्होंने कहा डीडीए के लोगों ने कि अपने आला अफसरान से बात करके हम इसको फिर मुकम्मल करेंगे, जो आज तक वो कर नहीं पाए। अच्छा। और करने के लिए गोया ठीक से आमादा भी नहीं है, लेकिन मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। और अगर
खुदा न खास्ता ये आसानी से मामला हल न हुआ तो और जो कानूनी रास्ते हो सकते हैं वो अख्तियार किए जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तमाम तफसीलात है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो मुआहदा जिसमें जो दिल्ली वक्फ बोर्ड और डीडीए के साथ आपस में बातचीत के साथ हुआ था। आप देखेंगे कि यहाँ पर श्री हारून यूसुफ चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड ये अफसर शामिल थे और इसी तरीके से डीडीए की तरफ से आर के भंडारी ये लोग शामिल थे। और ये मुआहदा है और जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की जो जगह है रियली मोर देन 4 एकड़, यानी कि 4 एकड़ से जगह है जो अभी वहाँ पर मौजूद है। और एक चीज़ और भी लिखी, कब्रिस्तान कैन बी एक्सपेंडेड, यानी कि जब आपको ज़रूरत होगी तो इस ज़मीन को आप वापस ले सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट और भी है जो इंतज़ार नईम साहब ने हमें फराहम कराया है। ये तमाम अफसरान हैं जिसमें कई मुस्लिम अफसरान भी हैं, जिसमें अजीमुल हक हैं, काजी अजहर अहमद हैं। ये तमाम लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे और यही वजह है कि कब्रिस्तान डीडीए के पार्क में शामिल हो गया। और अब क्योंकि दिल्ली में तदफीन के लिए जगह नहीं है, इसलिए कब्रिस्तान कमेटी चाहती है कि हमें वापस कर दिया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जेपी और न्यूज 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में। क्रिप्टो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन रेगुलेशन ना होने की वजह से कभी मार्केट आसमान को छूता है तो कभी रेट बहुत गिर जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कैसे कुछ आसान 7 स्टेप्स कि कैसे क्रिप्टो में आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में अस्थिरता, चूंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इसलिए निवेशक में जोखिम उठाने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। क्रिप्टो प्रोजेक्ट और उसकी रिलायबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। D.Y.O.R यानी कि डू योर ओन रिसर्च। क्रिप्टो इंडस्ट्री की खबरों से रूबरू रहे, बिग बाइंग, माइनिंग, ट्वीट्स, रेगुलेटरी चेंजेस से जुड़ी हर तरह की जानकारी अपने पास रखें। तीसरा स्टेप, निवेश की सीमा तय करें। अपने पोर्टफोलियो में से क्रिप्टो में निवेश के लिए 1-2% से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे 3 से 4% तक बढ़े। क्रिप्टो में शुरुआती निवेश के लिए SIP का अच्छा माध्यम है। चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं। सही एक्सचेंज पार्टनर चुनें। जेपी जैसे एक्सचेंज निवेशकों को अच्छी एडवाइस और सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही किसी एक्सचेंज का चुनाव करें जो बेहद विश्वसनीय हो, स्कोर सिक्योर्ड हो, KYC रूल फॉलो करते हो। और आज के एपिसोड में हमने 7 में से 4 पॉइंट डिस्कस किए। बाकी के स्टेप्स आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।